प्रिय दर्शकों, यूपी उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसा कि हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि हम जब भी प्रोग्राम करते हैं तो कोई ना कोई हमारे पास कमेंट बॉक्स में या तो कोई सवाल इस तरह से आता है या कोई कुछ जानना चाहता है। तो हमारे पास जो फ़ोन कॉल्स भी आती हैं तो उसमें ज़्यादातर लोगों का कहना यही है कि आप उर्दू पढ़ने के साथ साथ उर्दू लिखना भी सिखाएं। तो देखिए, हमारी कोशिश तो यही है कि हम न सिर्फ ये कि आपको पढ़ना सिखाएं बल्कि उर्दू लिखना भी सिखाएं, और जो लफ्ज़ उर्दू में बहुत मुश्किल होते हैं या हिंदी के जो ख़ास लफ्ज़ हैं उनको भी उर्दू में क्या कहा जाता है या उनके लिए उर्दू में कौन सा मुतबादिल लफ्ज़ मौजूद है, हम उसके लिए भी मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन लफ्ज़ों का उर्दू मुतबादिल या उन शब्दों का उर्दू मुतबादिल हम आपको सिखाएं। लेकिन कभी कभी मुझे ये भी महसूस होता है कि आप लोग सोचते होंगे बड़ा मुश्किल काम है। अक्सर मेरे जो छात्र छात्राएं हैं या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यही कहते हैं उर्दू बड़ी मुश्किल ज़बान है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है। हम जब किसी भी ज़बान को सीखना शुरू करते हैं, हम जब किसी भी भाषा को सीखने के अमल से गुज़रते हैं तो शुरू में तो एक अजनबियत भी होती है और शुरू में ये भी होता है कि हमें वो ज़बान मुश्किल लगती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके हम कहीं ना कहीं उस ज़बान के इतने करीब हो जाते हैं कि हमें न सिर्फ ये कि उस ज़बान से मोहब्बत हो जाती है बल्कि उसका सीखना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो उर्दू तो वैसे भी बहुत मीठी और बहुत शीरी ज़बान है। तो देखिए, हमने आपको पिछले एपिसोड में सिखाया था कुछ 2 हरफ़ी से हरफ़ी लफ्ज़ों को लिखना। इसी तरह से हमने कुछ छोटे छोटे जुमले भी सिखाए थे। हमने ये भी बताया था कि मुख्तलिफ़ हरफ़ों की शक्लें क्या क्या होंगी। अब जैसे एक लफ्ज़, एक हर्फ जो है मुझे याद आया इस वक्त, हे। अब हे देखिए, छोटी हे भी होती है, फिर बड़ी हे भी होती है। बड़ी हे की शक्ल ये होती है, छोटी हे इस तरह से होती है। अब इसको भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिखा जाता है। मसलन अगर हम हे को शुरू में लाते हैं तो हम उसका एक शोशा बनाते हैं और उसको फिर हम इस तरह जोड़ देते हैं दूसरे हर्फ में, जैसे हे मीम ज़बर हम। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं हारना, छोटी हे की मिसाल है, तो हमने ऐसे शोशा बनाया, फिर ऊपर ले गए हे अलिफ ज़बर हा, रे साकिन, नून अलिफ ज़बर ना, हारना। ये हे छोटी वाली हे यहाँ शुरू में आ रही है। इसी तरह से जब हे बीच में आती है तो उसकी शक्ल एक अलग होती है। जैसे हम लिखें कहना, तो कहना में हम इस तरह कुछ लिखते हैं, कहना। इसको कोहनीदार हे भी कहा जाता है, कहना, बहना। इस तरह से देखिए, ये बीच में आ रही है, 2 अल्फ़ाबेट्स के बीच में आई है, बहना। ये शक्ल हुई इसकी। अब बड़ी है की भी मुख्तलिफ शक्लें हैं। हमने लिखा हामिद, तो बड़ी है प्लस अलिफ प्लस मीम प्लस दाल, हामिद। अब इसको कैसे, इससे लफ्ज़ कैसे बनाएं, ये तो सारे हर्फ हो गए। तो हमने इसको ऐसे मुख्तसर किया, इसको इतना कर दिया। अब देखिए, हे को अलिफ में जोड़ा, हे अलिफ ज़बर हा, मीम दाल ज़ेर मिद, हामिद। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दाल, जाल, रे, रे, जे ये जब किसी दूसरे हर्फ में मिलते हैं तो रहते तो ये पूरे हैं, लेकिन थोड़ी सी इनकी शक्ल बदलती है। अब देखिए, जैसे दाल जो है वो रे की तरह लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसको दाल की तरह से लिखेंगे तो बड़ा ख़राब सा हो जाता है। देखिए कैसे, ऐसे हामिद ऐसे लिखेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा। तो इसलिए हम इसकी शक्ल थोड़ी सी बदल देते हैं। इसी तरह से हमने लिखा अगर हाल, तो हे प्लस अलिफ प्लस लाम, हाल। इसको फिर इस तरह से हे अलिफ ज़बर हा, लाम साकिन, हाल। इसी तरह से अगर हमने कोई और लफ्ज़ बड़ी हे से बनाया, गौर कीजिएगा इस पर, जैसे हमने लिखा हाजी। अब देखिए, इसमें बड़ी हे का, इस लफ्ज़ में बड़ी हे का इस्तेमाल आएगा और जीम का भी आएगा। हमने लिखा हाजी, हे प्लस अलिफ प्लस जीम प्लस छोटी ये, हाजी।
अब हमें फिर वही मसला, हमने इसको शॉर्ट किया, इसको शॉर्ट किया, पर नुक्ते का ख्याल रखना है, हे अलिफ ज़बर हा, जीम ये ज़ेर जी, हाँ जी। इसी तरह से बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं वो हे से बनते हैं और हे की शक्ल मुख्तलिफ होती है। तो अब जैसे आखिर में अगर हे आएगी, बड़ी हे, खास तौर से हमने लिखा कोई लफ्ज़ हम लिख रहे हैं, मान लीजिए शरह, शीन प्लस रे प्लस बड़ी हे, शरह, तो पूरी आएगी हे आखिर में। तो इस तरह से हे की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं जो आपको लिखते वक्त ध्यान में रखनी है। तो और जो, इसकी भी, तोए और जोए की भी अलग अलग शक्लें होती हैं, और ये भी पूरा मतलब ये कहीं भी, ये जो अल्फ़ाबेट है, ये जो हर्फ है, वो कहीं भी मुख्तसर नहीं होता, पूरा लिखा जाता है। मैंने आपको इससे पहले भी 2 मिसालें दी थी, नज़र की, या फिर बत, या फिर कोई और भी लफ्ज़, तरबिया, या हम कहते हैं तरब। तो इस तरह के जो हम लफ्ज़ बोलते हैं उसमें भी तोय भी पूरा ही आता है, जोय भी पूरा आता है। तो ये तो हुई हरफों की बात। अब देखिए, फिर हमने आपसे भी सोचा कि क्यों ना हम किसी शेर के ज़रिए से कुछ लफ्ज़ लिखना सीखें, आपको उसमें दिलचस्पी भी होगी और आपको अच्छा भी लगेगा। अब जैसे एक शेर है, मंजिल की तलब होती है जिन्हें गर्दाब से कब घबराते हैं, महदूद हो जिनका ज़ौक़े तलब साहिल पे वही रह जाते हैं। लगा होगा बड़ा मुश्किल है। अब देखिए, मंजिल, मीम नून जे और लाम, मंजिल। मंजिल कहते हैं जो डेस्टिनेशन हमने तय किया, यानी हमने एक मकाम, एक जगह तय कर ली कि हमें वहां तक पहुंचना है। मंजिल की तलब, तलब देखिए, ये है तलब। अब देखिए यहाँ गौर कीजिएगा, मीम नून ज़बर मन, मीम को हमने मुख्तसर किया, नून को मुख्तसर किया, जे पूरी आ रही है, लाम पूरा आ रहा है, मंजिल। काफ ये ज़िर की, काफ शॉर्ट हुआ, इसी तरह से ये पूरी है। तलब में देखिए, तोय की शक्ल देखिए, लाम की देखिए, फिर बे पूरी है। मंजिल की तलब होती है जिन्हें, होती है, अब क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो ये एक ही मिसरा है, होती है जिन्हें गर्दाब से कब घबराते हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं क्या लिख रही हूँ, कब घबराते हैं। देखिए ये एक ही लाइन है, मंजिल की तलब होती है जिन्हें गर्दाब से कब घबराते हैं, यानी जो लोग मंजिल की तरफ जाने के ख्वाहिशमंद हैं, यानी जो अपनी मंजिल की चाहत रखते हैं, वो कभी भी तूफान से या भंवर से नहीं घबराते। गर्दाब, भंवर, वो कभी भी तूफान से नहीं घबराते हैं। यहाँ कहना शायर ये चाहता है कि जो लोग किसी भी मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं, वो रास्ते में आने वाली मुश्किलात से बिल्कुल नहीं घबराते हैं। जैसे कि आप लोग उर्दू सीखना चाहते हैं, बहुत मुश्किल होती है, याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन इंशाल्लाह आप किसी भी मुश्किल से नहीं घबराएंगे, क्योंकि शायर देखिए कितनी अहम बात कह रहा है कि जो शख्स अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है, वो रास्ते में आने वाली मुश्किलात से बिल्कुल नहीं घबराता। यानी जिस शख्स को अपनी ज़िंदगी में जो कुछ उसने तय कर रखा है वहाँ तक पहुँचना है, वो आने वाली मुश्किलात से नहीं घबराएगा, क्योंकि अगर उसका शौक़ महदूद हुआ तो फिर वो खड़ा का खड़ा रह जाएगा। जैसे शायर कह रहा है, महदूद हो जिनका ज़ौक़े तलब, महदूद यानी जिसने अपने को लिमिटेड कर लिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए, मीम शॉर्ट हुई, हे, दाल वाव दाल पूरा आया, महदूद हो, हे की शक्लें देखिए, हे किस तरह से आ रही है, महदूद हो जिनका ज़ौक़े तलब, साहिल पे वही रह जाते हैं।
अब देखिएगा मंजिल में नून किस तरह से, जे किस तरह से, लाम किस तरह से लिखा गया। इसलिए मैं हिंदी में नहीं लिख रही हूँ ताकि आपको एक पूरे तौर से समझ में आए कि हर्फ जो है वो किस तरह मुख्तसर होके दूसरे हर्फ से मिल रहे हैं और फिर एक लफ्ज बन रहा है। यहाँ देखिए मीम नून जे लाम मंजिल 4 हर्फ आए और उनकी क्या शक्ल हुई, मीम को शॉर्ट किया, नून का शोशा लिया, जे को पूरा लिया, मंजिल, लाम आया, काफ ये जिर की, मंजिल की, तलब में तोए पूरा इस्तेमाल हुआ, लाम देखिए शॉर्ट हुआ, फिर उसके बाद बे पूरा आया, तलब, होती में हे की शक्ल देखिए, फिर वाव उसमें मिला, ते जिरती होती, फिर हे की एक और ये शक्ल देखिए, हे ये जबर है, मंजिल की तलब होती है, जिन्हें, जिन्हें में देखिए जीम नून, फिर गोल ये जो दो चश्मी है कहलाती है ये जिन्हें, ये का शोशा, फिर नून गुन्ना, जिन्हें, गर्दाब से कब घबराते हैं, गाफ कैसे शॉर्ट हुआ, रे की शक्ल क्या है, दाल अलिफ बे, दो तीनों अलग अलग लिखे हुए हैं, सीन मुख्तसर हुआ, फिर उसमें बड़ी ये पूरी है, कब में देखिए काफ और बे। इसी तरह से घबराते में हमने जब गाफ और दो चश्मी हे को मिलाया तो वो लफ्ज, वो हर्फ बना घे, घबराते, तो घे बे रे अलिफ ते ये घबराते हैं। मंजिल की तलब होती है जिन्हें, गर्दाब से कब घबराते हैं, महदूद हो जिनका ज़ौक़े तलब, यानी जिनकी चाहत कम होती है, जिनका शौक़ कम होता है, लिमिटेड होता है, साहिल पे वही रह जाते हैं, वो किनारे पे खड़े रह जाते हैं, वो मंजिल तक नहीं पहुंचते, क्योंकि मंजिल आपसे मेहनत मांगती है। तो इस शेर को जब आप याद करेंगे, अगर इसके बाद भी आपको इसके मानी नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम इसको जहाँ कहीं भी आपको कोई लफ्ज़ नहीं समझ में आ रहा होगा हम इसको आपको फिर हिंदी की मदद से भी समझाएंगे। इस वक्त इसको सादा लिखने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप इस बात को सीखें कि हर्फ जो हैं वो किस तरह से मिलते हैं और उनसे लफ्ज़ कैसे बनते हैं। आप घर में इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा कि मीम नून जे लाम मंजिल 4 हर्फ इसमें आए, हमने जब उनको मुख्तसर करके मिलाया तो एक लफ्ज़ मिला, हमें क्या मिला, एक लफ्ज़ बना, वो मिला मंजिल, तो ये लफ्ज़ बन गया मंजिल। इसी तरह से काफ और ये 2 हर्फी 2 अल्फ़ाबेट्स आए, उनको जोड़ा तो काफ ये जिर की, इसी तरह से तोय लाम बे तलब, और देखिए सब जगह मात्राएं लगी हुई हैं, तोय ज़बर ता, लाम बे ज़बर लब, तलब, होती में हे वाव ते ये 4 हर्फ आए और एक लफ्ज़ बन गया, है में 2 हर्फ आए एक लफ्ज़ बन गया। तो ये अगर आप इस तरह से इस शेर को पढ़ेंगे हिज्जे कर करके, स्पेलिंग कर से, तो आपको न सिर्फ ये कि ये शेर बहुत जल्दी याद होगा, बल्कि आप हमारे मकसद पे भी खरे उतरेंगे कि आपको उर्दू सीखना है। यहाँ अशार पढ़ाने का मतलब ही यही है, या अशार लिखने का मतलब ही यही है कि आप दिलचस्पी से अपने काम की या अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकें। तो फिर देखिए महदूद, मीम बड़ी है, दाल वाव दाल 5 हर्फ आए, अभी तक हम 2 हर्फी 6 हर्फी 4 हर्फी पे चल रहे थे, अब 5 हर्फी है ये, फिर हे वाव 2 हर्फ, फिर इस तरह से जिन में 2 हर्फ, फिर ज़ौक़ ज़ाल वाव क़ाफ 3 हर्फी, फिर तलब 3 हर्फी, तीन हर्फ आए हैं इसमें। इस लफ्ज़ में सीन अलिफ हे लाम साहिल 4 हर्फ आए, उससे एक लफ्ज़ बना। अब देखिए हे की शक्ल देखिए यहाँ पर, फिर इसी तरह से पे, फिर वही रह जाते हैं, ये तो आसान ही है आपके लिए, हे ये नून गुन्ना है, एक लफ्ज़ आपको एक हर्फ जो है, माफ़ कीजिए, एक हर्फ है नून, ये होता है एक हर्फ होता है नून गुन्ना जो अंक की बिंदी की आवाज़ निकालता है, नून में नुक्ता होता है, नून गुन्ना में नुक्ता नहीं होता, ये अंक की बिंदी की आवाज़ निकालता है, जैसे हैं, हम यहाँ पे नून का नुक्ता नहीं लगाएंगे बल्कि हे ये ज़बर है और नून गुन्ना है। तो फिर से मैं एक बार पढ़ रही हूँ, मंजिल की तलब होती है जिन्हें, गर्दाब से कब घबराते हैं, महदूद हो जिनका ज़ौक़े तलब, साहिल पे वही रह जाते हैं। तो ये शेर आपको आपकी मंजिल की तरफ लेके जाएगा। शाम आया, शाम आया।
अब फिर हमारे सामने वही सवाल है कि शाम कैसे लिखें। हमने अपने दिमाग को लगाया, शीन आया पहला हर्फ, फिर हमने कुछ और सोचा, हमने सोचा दूसरा हर्फ अलिफ, फिर तीसरा हर्फ है मीम, शाम। अब इसको मिला के लिखना है। हमारा मसला तो ये है कि हमें छोटे छोटे जुमलों से लिखना सीखना है। अब शीन को हमने मुख्तसर किया, शाम, शीन अलिफ ज़बर शा, मीम आ गया शाम, फिर उसके बाद अलिफ व ज़बर आ, ये अलिफ ज़बर या, आया। और ये करना है कि हम शोशे किस तरह ले रहे हैं और नुक्ते किस तरह लगा रहे हैं। अगर ये गौर नहीं किया तो लिखने में गड़बड़ होगी। मसलन अगर आपने ये किया, ये के नुक्ते हमेशा नीचे लगते हैं। अगर आप लिख रहे हैं आया और आपको नुक्ते ध्यान में नहीं आ रहे हैं कि ये के नुक्ते कहाँ लगाएं, और आपने उसको ऊपर लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा? ते। क्यों, क्या बनेगा बताइए मोहन? ते बन जाएगा ये। तो ये जो गड़बड़ अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए दिक्कत होगी। इसी तरह से अगर हम लिख रहे हैं रानी को फूल दे दो, ये अब यहाँ ये तो आपको समझ में आ जाएगा। नासिर आप बताइए ये इसके हिज्जे क्या होंगे? रानी, रे अलिफ ज़बर रा, नून ये ज़िरनी, रानी, ठीक। अच्छा, उसके बाद ये बताइए ये क्या पढ़ा जाएगा? रानी को फूल। अब यहाँ सवाल ये है कि फूल जो है उसमें ये क्या चीज है? ये फे, ठीक। अब फे बना कैसे? एक चीज ये अभी याद आई, तो अभी देखिए, पे और हे को जब मिलाते हैं, एक हे होती है दो चश्मी हे। इसको जब हम इसके पहले कोई अल्फाबेट लगाते हैं तो देखिए क्या आवाज होती है, किस तरह की? पे प्लस दो चश्मी हे, ये मिलकर बन जाती है फे, ऐसे, जैसे जिसे हिंदी में फा कहा जाता है। तो अब ऐसे ही अगर भे हमको बनानी है तो बे प्लस दो चश्मी है और ये बन जाती है भे, जिसको हिंदी में कहा जाता है भ। इसी तरह से अब अगर हमें लिखना है था, तो उर्दू में इसके लिए ते प्लस दो चश्मी है, ये बन जाती है आपकी थे या था। इसी तरह से झ, झे, ये वाला हिंदी में ये है, और उर्दू में जीम प्लस दो चश्मी है, और ये दोनों मिलकर बनेंगे झे। इसी तरह से छ, छाते वाला, ये जे प्लस है, और ये मिलके बन जाएगी छे, हम जो कहते हैं ना छाता। तो अब आइए कुछ हर्फ इन्हीं से सीखते हैं जिससे कि आपको लिखना आए। हमने जैसे लिखा लफ्ज फा से एक लफ्ज लिखा फूल, अभी वो आ भी गया था जुमले में, फूल। अब देखिए, अब हमें यह है कि क्या है फे कैसे बनेगी, ये सोचते हैं। तो अब हमें दिमाग में आया कि इसमें कितने हर्फ आए हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। फे प्लस दो चश्मी है, ये बात समझ में आई। उसके बाद ऊ की मात्रा लगी है तो यहाँ वाव आ जाएगा, प्लस वाव प्लस लाम। अब सवाल ये है इसको जोड़ें कैसे? तो देखिए, पे को हमने ऐसे लिया, पे की शक्ल यहाँ ऐसे हो जाएगी, और उसमें हमने दो चश्मी है जोड़, पे के नुक्ते यहाँ लगाए। अब उसके बाद हमने इसमें वाव जोड़ दिया, और फिर ये लाम, तो फे वाव पेश फू, लाम साकिन, फूल। इसी तरह से अब हमें दूसरा लफ्ज याद आया, भारी। अब हमने सोचा कैसे लिखें, हिंदी में तो बड़े आराम से लिख दिया भारी। अब उर्दू में फिर वही मसला, तो बे, फिर सोचा प्लस अलिफ प्लस नहीं प्लस दो चश्मी है प्लस अलिफ
प्लस रे और प्लस ये भारी। अब देखिए कैसे शक्ल बदली, बे प्लस दो चश्मी है अलिफ, भे अलिफ जबर भा, रे ये जर्री भारी। ऐसे ही अब आए हम थ पे, हमने लिखा थाली, ये देखिए थाली। अब कैसे, चलिए भारी को हटा देती हूँ, ऐसे थाली। तो ते प्लस दो चश्मी है प्लस अलिफ प्लस लाम प्लस ये थाली, ये देखिए। फिर ऐसे ही हमने लिखा है, अगर झरना हमें लिखना है तो हमने लिखा झरना। अब उर्दू में जीम प्लस दो चश्मी है प्लस रे प्लस नून प्लस अलिफ झरना। अब देखिए इसकी शक्ल झे ऐसे बनी, उसी में फिर हम ले जाएंगे रे झरना। ये ऊपर लिखती हूँ दोबारा से, उसके बाद छा और बचा हुआ है झरना। झे बन गई, वे उसमें ले आए झरना। फिर एक और हर्फ बचा हुआ था छ, छाता अगर हमें लिखना है छाता, तो देखिए जे प्लस दो चश्मी है प्लस अलिफ प्लस ते प्लस अलिफ, और ये लफ्ज हमारा बन गया छाता। क्यों अमीर, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी मैम। तो इसी तरह से अगर आप इसको याद करेंगे और इसको बार बार देखेंगे, गौर करेंगे, तो आपको समझ में आएगा किस तरह से झा की छा की आवाज कौन से हर्फ मिलते हैं तब निकलती है। तो चे और दो चश्मी हे मिला तो आवाज निकली छ, यानी छे छाता। ऐसे जीम और दो चश्मी हे मिली तो झरना झे की आवाज निकली। तो ये जो लफ्ज हम बनाते हैं इस तरह से, उस पे गौर करने की जरूरत होती है, और अगर आप उस पे गौर करते रहेंगे तभी आप कामयाब हो पाएंगे। अब जैसे एक और शेर है जो बहुत मशहूर है, जिसमें शायर ये कहता है, उसके शायर का नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बहरहाल बहुत मशहूर कथा है और बड़ा खूबसूरत है कि तड़प ना हो तो बया एक छोटी सी चिड़िया। बया देखी है मूसी आपने? जी देखिए। तो बया जो है वो बड़ा खूबसूरत घोंसला बनाती है। तो आप देखिए कि बया का जब आप घर देखिए तो आप ताज्जुब में रह जाते हैं कि इतनी छोटी सी चिड़िया कैसे इतना खूबसूरत घोंसला बनाती है। फनकारी की मिसाल होता है वो। तो तड़प ना हो तो बया एक छोटी सी चिड़िया, तड़प के हाथों ही वो घोंसला बनाती है। यानी उस चिड़िया के अंदर अगर ये लगन ना हो कि उसे अपना आशियाना तामीर करना है, उसे अपना घर बनाना है, वो लगन, वो तड़प उसको इस बात के लिए तैयार करती है कि वो तिनका तिनका लाकर बेहद खूबसूरत घोंसला या आशियाना बनाती है। तो तड़प ना हो तो बया एक छोटी सी चिड़िया, तड़प के हाथों ही वो घोंसला बनाती है। इसी तरह से प्यास इल्म की, यानी एजुकेशन की, तालीम की, प्यास इल्म की, तामीर की, तरक्की की। यानी आप अगर कुछ करना चाहते हैं, आप अगर इल्म हासिल करना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, तो प्यास इल्म की, तामीर की, तरक्की की, प्यास कोई भी हो रास्ता दिखाती है। राहें खुद ब खुद खुलती हैं जब हमारे अंदर लगन होती है, तड़प होती है, हमारे अंदर जुस्तजू
کا وہ جذبہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہم اپنی منزل کو پانے کی دھن میں بھاگتے دوڑتے چلے جاتے ہیں، چاہے کتنی ہی تکلیف اٹھانی پڑے، ہم نہیں سوچتے ہیں۔ تو بیا کی جو مثال دی ہے وہ ایسی ہی چڑیا ہے کہ وہ تنکا تنکا کر کے اپنا آشیانہ بناتی ہے۔ یہاں یہ آپ کو جو میں نے اشعار سنائے، ان کا مقصد یہی ہے کہ ایک ایک حرف الف بے پے تے ٹے سے پوری حروف تہجی جب آپ یاد کر لیں گے تو تنکا تنکا جمع ہو رہا ہے، اور یہ تنکا تنکا ایک دن آپ کو اردو زبان و ادب کا ماہر بنا دے گا۔ آپ زبان سیکھ جائیں گے، آپ پھر کچھ اور تنکی جمع کریں گے تو حرف لفظ بن جائیں گے، اور جب آپ الفاظ کو لکھنا سیکھ جائیں گے تو آپ کا لفظوں کا ذخیرہ بڑھتا جائے گا، اور جیسے جیسے ذخیرہ بڑھتا جائے گا ایک دن وہ آئے گا کہ آپ کو پھر کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی کہ اگر آپ سیکھ جائیں تو ہم کہیں گے کہ دیکھو یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے محنت کی اور یہ اس طرح سیکھ گئے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ شاید آپ یقین نہ کریں، لیکن میرے پاس میرے اپنے کالج میں ہر سال 2-3 لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں اردو نہیں آتی، اس کے باوجود بھی اردو لیتی ہیں۔ اور اس سال تو یہ ہوا کہ کو کریکولر کورسز شروع ہوئے تو اس میں اردو بھی ہے، تو ان بچوں نے جن کے گھروں میں اردو نہیں پڑھائی جاتی انہوں نے اردو لی۔ میرے پاس 36 بچے ایسے آئے کہ جن کے گھروں میں بیک گراؤنڈ میں اردو نہیں تھی، اور جب میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ کیسے پڑھو گے، کچھ پیپر میں بھی بڑی مشکلات تھی، تو میں نے کہا اگر پیپر مشکل آیا تو کیا کرو گے؟ کہ انہوں نے کہا کہ ہم اردو نہیں چھوڑیں گے، اور انہوں نے اردو نہیں چھوڑی، اور یہ ہوا کہ پیپر اس طرح کا آیا کہ وہ پیپر پڑھ بھی پائے اور بہت اچھے مارکس ان کے آئے بھی۔ تو یہ ہے لگن، یہ ہے جستجو۔ اور وہ بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میم نیکسٹ ایئر کو کریکولر میں یا ووکیشنل کورسز میں اردو ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے ایک دن انشاءاللہ جب آپ لوگ سیکھ جائیں گے تو یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہوگی اور ہماری پروگرام کی کامیابی کی دلیل بھی ہوگی۔ تو ہمارا ساتھ دیجیے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کیجیے، اور سیکھتے رہیے ہماری بہت ہی میٹھی اور شیریں زبان اردو، جس کا نام ہے، اور اس زبان کے ذریعے سے آپ اپنی گفتگو کو بہت میٹھا بنا سکتے ہیں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔